हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 की। देखो, तो 8 जनवरी 2021 का पेपर है शिफ्ट 1 का एनटीपीसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, अमाउंट दे रखा है, और 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 ईयर का क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। किसमें? अमाउंट में। अब पता है कि 3 ईयर में अमाउंट कितना हो रहा है, 10648। 2 ईयर में अमाउंट कितना हो रहा है, 9680। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, 1 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा 968। अब कितने पे होगा? जो आपको पता है कि 2 साल में 2 ईयर में इतनी थी और 3 ईयर में इतनी हो रही है, तो क्यों हो रही है? कितनी की वृद्धि हुई, इतने का इंक्रीमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ। किस पे? 9680 पे मल्टीप्लाई 100। ठीक, ये इस पे डिवाइड हो गया 10 टाइम्स। राइट आंसर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसको अपनी चीनी कितनी खपत करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको देखना है 5% दे रखा है तो कोई मतलब नहीं, 10% इंक्रीमेंट है, 10/100, 10 × 100। तो 9 बन जाए 11। 9 सही है बेटा, 11 इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको पहले बताया, जब भी अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट रख के नीचे इंक्रीमेंट कर दो, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। अगर कहता है कि ये वृद्धि की जगह कमी हो रही है तो सीधा क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे माइनस कर लेते, मल्टीप्लाई 100। ये राइट आंसर होता है। ठीक है, फिलहाल इंक्रीमेंट की बात की है तो इससे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस में सीएफसी होता है? सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किस में होता है? दीवार पर किए जाने पेंट पर, वार्निश पे, किस पे? तो सीएफसी होता है हमारा तो कृषि तकों पे। कृषि तक क्या होते हैं, किसको पता है? कृषि तक क्या होते हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए यूज की जाने वाली एक गैस होती है, और इसमें सॉल्वेंट्स, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे भी शामिल होते हैं। आपको ये नहीं पता तो बता देता हूँ। और सीएफसी का उपयोग कम विषाक्तता, क्रियाशीलता और ज्वलनशीलता के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में, ब्लोइंग एजेंट में, औषधीय के अनुप्रयोग में। सीएफसी क्या होता है? गंधहीन निर्मित रसायनों का समूह है। क्या है? गंधहीन। कैसी गैस होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ जा रहा है? गंधहीन। ठीक। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके बारे में एक्सप्लेनेशन में हैंड टू हैंड दे दिया करूंगा, उसके बारे में सारी चीज बता दिया करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रक्तचाप का उपचार किया जाता है? रक्तचाप जानते हैं, ब्लड प्रेशर, तो कौन सा है? सर्पगंधा। तो ये कुछ लोग जामुन ला के जाएंगे, गाँव में चलता है जामुन खाने से इसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है? सर्पगंधा। सर्पगंधा कुछ इस तरह का होता है, इसी तरह के इसमें से ऐसे बीज लगे होते हैं, ऐसे कि फूल टाइप का आता है, मतलब फूल भी नहीं कह सकते उसको, अजीब सी झाड़ी सा होता है, झाड़ी में इस तरह का लगा होता है, तो सर्पगंधा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फोर्ट्रान के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो फोर्ट्रान के लिए फार्मूला ट्रांसलेशंस किया जाता है। क्या? फार्मूला ट्रांसलेशंस। किसके लिए? फोर्ट्रान के लिए। फोर्ट्रान क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है ये? ये एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, फोर्ट्रान। जिसे नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। अब कब की थी? 1957 में, 1957 में जॉन बेकस द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? जॉन बेकस ने बनाई थी 1957 में, फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान के ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया है। बस इसके बारे में और कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। अच्छा, यदि 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक है तो कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं मिली छात्रों को? ठीक है, मैंने मान लिया कि 50 है हमारे बॉयज और 60 है हमारी गर्ल। आप बोलेंगे 5:6 दे रखा था, 5:6, आपने 50:60 कैसे मान लिया? सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब उसने बोला 20% लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली है, तो 80% वो क्या होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। तो 50 का 80% मतलब ये जीरो से जीरो कट जाएगा, सीधा सीधा मैं 40 लिख दूंगा इसको। ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं गर्ल्स की। वो कह रहा है गर्ल्स कितनी? 60, उसमें 25 लड़कियां हैं, 25%। अब जब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितनी होंगी? आप बोलेंगे 75 गर्ल्स ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी ये? 45। ये क्या हो गया? बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जिनको छात्रवृत्ति
नहीं मिली, क्योंकि मैंने पहले ही डिसब्ट्रैक्ट कर दिया 100 में से, क्योंकि मान लो अगर 100 टोटल को मिली है, उनमें से 20 को, 100 है टोटल, 20 को मिली है तो 80 को नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। ऐसे मैंने पहले ही सेपरेट करके लिख दिया, इतनी बात आई होप समझ पा रहे होंगे। वो कह रहा कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब देखो 40 ये हैं, 45 हैं, टोटल कितने हो गए, आप बोलेंगे 85 हो गए। और हमारे पास स्टूडेंट कितने थे, 50 दिए थे, 60 में थे ना, तो 110 दिए थे, तो कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 को परसेंट बनाने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो उठ जाएगा 850/11%, राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1907 में कांग्रेस ने नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन किया था। आपको पता है कि जब बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है भाई, बहुत ज्यादा आती है। बंगाल विभाजन। उसके 2 साल बाद क्या हुआ था, उसके 2 साल बाद हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल जो दो दल थे, वो आपस में एक दूसरे में बट गए थे। क्या हुआ था, ये सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन इसको बोलते हैं। सूरत विभाजन 1907 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 है। क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना, 39 है। बीसी पर दो बिंदु हैं डी और ई। तो मैंने ये मान लिया क्या है, त्रिभुज है ये ए बी सी, इसका क्षेत्रफल कितना है, 39 है। ठीक है। और बीसी पर दो बिंदु डी और ई, एक बिंदु डी है, एक बिंदु ई है। ठीक है। ये बिंदु हो गया डी, ये बिंदु हो गया ई, डी एंड ई बीसी पर। और बी डी मतलब ये बराबर डी ई मतलब ये बराबर ये, मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो नए नए तीन त्रिभुज बने हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। ये इसके, ये इसके, ये इसके। तो वो टोटल कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, बन बन बन, ऐसे मान सकता हूँ, टोटल 3 है। तो ये कितने हो जाए, बन बन बन, लेकिन मेरे पास दे रखे कितने, 39। तो बन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। पूछा क्या है, तो त्रिभुज एडीई, एडीई कौन सा वाला है, ए डी ई, ये वाला पूछा। आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी तो बन है, तो वन की वैल्यू कितनी है, 13। ए डी सी, सॉरी, ए डी सी, ये पूछा है मेरे से। ठीक। आप बोलेंगे इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन है, तो वन प्लस वन कितने हो गए, टू। टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन की वैल्यू 13 है, टू की वैल्यू 26, 13 टू से 26। ऐसे करना है। एक की पूछेगा तो 13, दो की पूछेगा तो 36, तीन की पूछेगा तो ऑलरेडी दे रखे 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि संख्या 356 बाई एक्स को 90 से विभाजित किया जाए, मतलब कि 356 बाई एक्स को अगर 90 से डिवाइड करेंगे हम, आपको पता है यहाँ जीरो है तो यहाँ तो पक्का जीरो आएगा, तभी संख्या कटेगी। जैसे कि 10 है, किससे कटता है, 10 से कटता है। 200 है, किससे कटेगा, 10 से कटेगा। आप बोले 40 है, किससे कटेगा, 30 है, 10 से। आप बोलेंगे 560 है, किससे कटेगा, 10 से, क्योंकि लास्ट में जीरो, 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 ये ऐसे। इतनी बात आई हो समझ में आ गई होगी आपको। तो लास्ट में तो ये डेफिनेट हो गया, क्या होना चाहिए, जीरो। अब क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे लास्ट में जीरो आ गया यहाँ, तो कितना होना चाहिए कि 3 और 6 9, और 5 और 4 9 होते हैं। 9 क्यों लिया, क्योंकि 90 का मल्टीपल क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 10। तो 10 से कटने के लास्ट में जीरो चाहिए, इसका तो कहानी खत्म होगी। 9 से कटने के लिए क्या होगा, नंबर्स ऑफ डिजिट 9 का डिवाइड होना चाहिए, नंबर मतलब डिजिट ऑफ सम, नंबर जितने जितने डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 6 9 होते हैं। अब 5 और 4 ऐड कर दूंगा तो 9 हो जाएंगे, और 9 प्लस 9 मतलब 18, 18 9 जा, 9 टू जा 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 4 प्लस जीरो। लेकिन मुझसे पूछा 4 माइनस जीरो, ना कि प्लस। तो क्या बताना है मुझे, 4 माइनस जीरो कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, क्योंकि बाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ये हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत की पूर्व एमडी कौन थी। तो ये एसबीआई की थी, कौन की थी ये, पूर्व एमडी एसबीआई की थी। नवनियुक्त उस टाइम एमडी और सीएफओ अंशुला कांत। कौन, अंशुला कांत। उसमें नियुक्ति से क्वेश्चन आ गया, उस टाइम करंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच, कहाँ का, महाराष्ट्र का लोक रंगमंच जो है ये, महाराष्ट्र का क्या है, तमाशा। क्या है, तमाशा। अब आप बोलेंगे शुआंग कहाँ का है, शुआंग है हमारा गुजरात का। कहाँ का है ये, गुजरात का। कैसा नृत्य है, स्वाद जो है ये नवरात्रि में समय आयोजित किया था, मतलब इस टाइम चल रहा है नवरात्रि में, जैसे अब नवरात्रि स्टार्ट हो गया, पहला नवरात्र है, तो नवरात्रि में स्टार्ट होने वाला है, दूसरा नवरात्र है। ठीक। अब नौटंकी कहाँ का है, आप सबको पता है नौटंकी कहाँ का हो सकता है,
बताया वो कमेंट में, नौटंकी रासलीला की जगह है, ये यूपी के होते हैं। कहाँ के होते हैं? यूपी के होते हैं। नौटंकी रासलीला ये सब यूपी के नृत्य हैं। मैं लिख भी देता हूँ उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पानी का एक ड्रम है जो 3/4 भरा है। कितना भरा है? 3/4। इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, और तो यह ए 1/2 हो जाता है। मान लो पानी का कोई ड्रम है, ठीक है, मैंने मान लिया एक ड्रम है, 3/4 भरा है, ठीक है। अब इसमें से कितना निकाले मैंने? 9/9 निकाल लिया खाली। तो यह कितना रह गया? 1/2 रह गया। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उस मानना पड़ेगा, मान लो ये मैंने x मान लिया, ये भी मैंने x मान लिया, क्योंकि 3/4 है, ये 1/2 है, तो ये x में हो गया। पूरी पूरी संख्या दे रखी है 9 लीटर, तो ऐसे कैसे ही। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, क्या हो जाएगा ये? 3/4 x माइनस 1/2 x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, एलसीएम ले सकते हैं, वरना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 200 को नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा? x/4 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36, जो मुझे निकालनी थी। टोटल क्षमता कितनी थी उसकी? x, ठीक। अब मान एक ड्रम x है, अब उसका 3/4 भरा है, टोटल तो x ही हो गया ना। फिर उसका 1/2 भरा है, टोटल तो x ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप 1 यूनिट मान के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज आएंगे 9 और 1 यूनिट में कि कौन सी यूनिट थी, कौन सी हमारी पूरी पूरी डिजिट थी। इसलिए x मान सकते हैं जहां दोनों पजल होने का चांस हो। एक हाल के फर्श की लंबाई, मान लो ये मेरा एक होल है, ये रहा, ठीक है। इसके फर्श की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर है, और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 12 मीटर है। जिस पर वर्गाकार टाइल लगाई जानी है, यदि टाइल कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है, तो प्रति वर्गाकार टाइल क्या होगा? जब कम से कम की बात करेगा तो इनका निकाल लो क्या। अब तुम दिख रहा है कि यहाँ पे कैसे कौन सी टाइल लगाऊंगा, तो 12 और 16 में ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जिनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। तो 4 मीटर की हो जाएगी, जहाँ से ऐसे 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 करके टाइल्स लग जाएंगे, समझो, 4 4 4 4 की। 4 इसका राइट आंसर, 16 और 12 का एचसीएफ। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, ठीक है। और उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% पर निवेश किया, ठीक है। मान लो पी धनराशि थी, मैंने 3 वर्षों के लिए 5% पर लगा दी, तो मुझे कितना मिलेगी? 15p मिलेगी। उसके दोस्त को कितनी मिलेगी? पी धनराशि, सेम धनराशि बोला तो देखो, उसने बोला ना, हीरालाल ने भी उतनी ही धनराशि, सेम धनराशि, 2 वर्षों के लिए 7% पे लगा दी, इसको मिलेगी 14p। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1p का। लेकिन वो कह रहा है डिफरेंस कितना है? 30 का। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 3000। राइट आंसर। जरूरत भी नहीं पड़ती, बस 3 जहां दिख गया वही आंसर है। 4 आकृति दे रखी हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न आकृति का चयन करना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ भी रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, सेम सेम, लेकिन ये अलग है, ठीक है। वो तो साफ साफ दिख गया वैसे ही। 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था। कोस स्क्वायर 270 माइनस थीटा, ये फाई दे रखा है, ठीक है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कोस 270 माइनस थीटा कितना होता है। कोस 270 माइनस थीटा होता है हमारा, इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा, किसके? प्लस के। अब क्या बचा आगे? पाई/2 मतलब 90, साइन स्क्वायर 90 आपको पता ही है, ये कितना बचा? 270 माइनस 5, तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के कोस थीटा। जब देखो यहाँ पे 270 माइनस थीटा चेंज हो रहा है, तो ये भी कोस में चेंज होगा और सिंबल आएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, जो माइनस का वो माइनस में, जो प्लस का वो प्लस में। इसी से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कैसे? अब ये हो जाएगा कोस 270 माइनस थीटा कोस स्क्वायर, तो ये कितना? माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इतने की। साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन पाई/2 कितना होता है? ये तो 90, साइन स्क्वायर 90 मतलब पाई/2 तो होता है 180, पाई की वैल्यू पाई/2 हो जाएगा 90, हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर 270 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 270 माइनस 5 मतलब माइनस के कोस थीटा, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो ये इससे कट गया, ठीक है, बचा क्या? कोस स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या है फाई दे रखा है, तो फाई राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक संख्या 25% दूसरी संख्या के 30% से अधिक है। कोई संख्या दे रखी है उसका 25%, मान लो संख्या x है, इसका 25% इतना हो गया। दूसरी संख्या मैंने मान लिया क्या है y है, के 30% से 7 अधिक है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% 7 अधिक है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई बराबर 29 दे रखा है तो संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है क्या होगा। अब ये x x वाले एक तरफ, ये y वाला एक तरफ, साइड इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 0.25x माइनस 0.3 बाई, ठीक है, कुछ जीरो से जीरो कट गया, इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, या तो बाई को इक्वल कर लेते हैं या एक्स को इक्वल कर लेते हैं, जिसको भी आपको ठीक लगे। आप 3.3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 0.3x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 87 और 0.8.7। ठीक है, इसमें हो गया। अब ये क्या होगा, दोनों को मैं इसको जोड़ लूंगा तो ये प्लस, घटाने पर नहीं ये माइनस हो जाएगा, घटाने भी हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ऐसा ले सकते हैं। इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा 0.22x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8.7 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 1.7, 1.7। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू इधर जाके पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इससे कट जाएगा 34 टाइम्स हो जाएगा, 17 दूनी 34 करके हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स दो मान के। और जब x की वैल्यू निकल जाए यहाँ पे रख देंगे तो 34 इसमें रख देंगे तो कितना हो जाए 34 ये, और माइनस बाई बाई 29, तो 34 माइनस 29 इज इक्वल टू बाई 5 इज इक्वल टू बाई, बाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 34। ठीक, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने, यूसुफ ने, अच्छा तीन दोस्त मान लिया मैंने, एक तो है तनवीर, एक है यूसुफ और एक है सचिन। और मैंने मान लिया तीनों ने भुगतान किया, तो मुझे नहीं पता कितने का किया। यदि तनवीर कितना करता है, यूसुफ का 2/3 करता है, ठीक है, और यूसुफ सचिन, हाँ यूसुफ सचिन का 1/2 भुगतान करता है, ठीक है। अब मुझे बताना टोटल, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने माना इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, या आपको नहीं पता तो मान लो ऐसे, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, तो टी प्लस बाई प्लस एस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बाई के रेस में पूछ रहा है, इसका यूसुफ का, तो बाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू बाई के कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे, ठीक है, तो बाई के बेस में पुट करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2y/3, बाई ऐसे का ऐसी, प्लस एस की वैल्यू हो जाएगी इधर 2y, क्योंकि इधर अपोन में रह जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 2y आपको दिख रहा है अपॉन 3, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो आप एलसीएम ले सकते हैं। 2y प्लस 3y प्लस 6y/3 कितना हो जाएगा ये, 2y 3y कितना हो जाएगा, ये 5/6y कितना हो जाएगा 11/3, और बाई की वैल्यू जो उधर ले जाएंगे तो 3/11, ये इसका राइट आंसर है, 3/11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने किसकी शुरुआत की थी, तो करंट क्वेश्चन, आरबीआई ने उस टाइम पे विजन 2021 की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन में उसके बाद 3 निष्कर्ष दे रखे, कुछ नहीं, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, मतलब श्लोक से क्वेश्चन है। कुछ भाग चूहे हैं, मैंने मान लिया बाघ है, ये कुछ भाग हो गए चूहे, सी से चूहे, सभी चूहे हाथी हैं, सारे के सारे चूहे होंगे एच से हाथी, सभी बाघ बिल्लियां हैं, जितने भी बाघ हैं ये सब के सब क्या होगी, बिल्ली मतलब कैट। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बी से बिल्ली, बी से बिल्ली और बी से बाघ, सेम सेम हो रहा था। कुछ बिल्लियां हाथी हैं, देखो कुछ कैट जो है ये हाथी भी हो रही है, इधर देखो आप, ये कैट है, ये हाथी है और ये हो गई, ये हो गई ना, तो पहला वाला तो हो गया राइट। कुछ हाथी बाघ है, कुछ हाथी बाघ हो गए, बिल्कुल सही बात है, ये वाले हाथी ये बाघ के अंदर नहीं आ जाएंगे इधर ऐसे ऐसे करके, ये भी सही हो गया, क्योंकि टच करके जा रहा है देखो बाघ को, ये इधर हाथी वाला पोर्शन ये। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये बिल्ली हैं ये चूहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वाला हिस्सा बिल्ली और चूहे में आ गया और ये वाला भी आ गया, देखो ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं, क्या टूटते हैं? पाइरुविक एसिड टूटते हैं, काय में टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक। तो ये कैसे टूटते हैं? पाइरुविक एसिड में टूटते हैं। और इसमें कुछ बताने लायक क्या है? शर्करा, शर्करा के बारे में पता? ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु होते हैं, उसमें एक एल्डिहाइड समूह के साथ एक साधारण चीनी होती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र की बात करूँ शर्करा का, तो C6H12O6 होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का दाढ़ द्रव्यमान की बात करूँ, उसके द्रव्यमान की, उसका द्रव्यमान होता है 180.16 जी प्रति मोल, ठीक है। और ये पाइरुविक एसिड क्या है? पाइरुविक एसिड अम्ल क्रेब्स चक्र के दौरान उत्पन्न होता है। और इस सेलुलर श्वसन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया है। किसकी? सेलुलर श्वसन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका विद्युत गृह किसे कहते हैं? हम लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? कोशिका के भरने वाले द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन उससे मिल सकता है तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पता ही होगा आपको, रोड का आकार की होती है, डबल झिल्ली कोशिका में होता है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा देश ओशियन का संस्थापक देशों में से एक है? किसका? आसियान का, ठीक है। तो आसियान का क्या है? मलेशिया। मलेशिया। अभी आसियान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त के रूप में। कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आसियान दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से देश हैं? जैसे कि हमारा, मैं बता देता हूँ, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, फिलिप फिलिप से याद रख सकते हैं, फिलीपींस। सिंगापुर है, सिंगापुर से सिंगापुर हो, और हमारा थाईलैंड है, ठीक है। ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। तो देखो, नेशिया नेशिया नेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐश करने का आ गए थाईलैंड में, ठीक है। फिलिप वाला फोन लेके, और कौन से? सिंह साहब। तो सिंह साहब कहाँ गए थे? फिलिप वाला फोन लेकर ऐश करने गए थे। ऐश मतलब एशिया। कौन सी एशिया? इंडोनेशिया। दो एशिया, दोनों एशिया में गए थे, इंडोनेशिया और मलेशिया। सिंह साहब फिलिप वाला फोन लेके इंडोनेशिया, मलेशिया में क्या करने गए थे? ऐश करने गए थे। ऐश मतलब एशिया, आसियान, आसियान, ठीक, ऐश करने। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। सिंह साहब, ठीक। और ऐश कहाँ होती है? आपको पता है, थाईलैंड में होती है, थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई होप आप कभी भूलोगे नहीं। भारत में पहली रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी की शुरुआत किसने करी थी। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? बम्बई से ठाणे में हुई थी, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन चली थी, उसमें कितने यात्री बैठे थे? वो पहले भी आ चुका है, ये फिर से आ चुका है, पता नहीं कितनी बार आएगा ये वाला क्वेश्चन। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? ये मुझे लगता है कि हर दूसरी शिफ्ट तुम्हारा है, पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर पर आवर। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, बल्कि मैं इसी को अगर डार्क कर लूँ तो कैसा रहेगा? ऑलरेडी बहुत डार्क है, ब्लैक ही लेना पड़ेगा। बी कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो कह रहा है अगला क्या है कि धारा की चाल, धारा मतलब यू, यू कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। विपरीत दिशा में धारा, विपरीत दिशा में धारा की दो यात्रा को पूरा करने में लेने वाले समय के बीच का अंतर, यदि एक छोर दूसरे छोर तक जाने में, वापस आने में, मतलब ये कह रहा है कि एक बार जाके फिर लौट के आता है, फिर सेम प्रक्रिया करता है, जाके फिर लौट के आता है। तो 2 टाइम्स कर रहा है क्या? डी की डिस्टेंस तय कर रहा है, एक बार तो जाने में और एक बार आने में, और दोनों का अंतर कितना है? 10 मिनट, मतलब 10/60। सब किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आवर में चेंज करने के लिए 60 डिवाइड कर दी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। 2 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, डी का ऐसे कैसे, बी प्लस में मतलब 15 3 18, माइनस डी 15 और में 3 गए कितने बचे? 8। कितना हो गया? 10/60। अब मैं क्या ले लूंगा इसका एलसीएम? 36। तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 15 3 8, ये 8 3 11, भाई ये गलती होगी। ये अगर ये 15 में से 3 जाएंगे तो 8 थोड़ी बचेंगे, 12 बचेंगे। 36, है ना? तो 12 3 36, 18 दूनी 36, मैंने डी को ले लिया, या डी को ऐसे कैसे लिखा रहने दो, ये हो गया 2, ये हो गया 1/6, जीरो से जीरो कट गया, 6 टाइम्स चला गया, ये 3 टाइम्स चला गया, ये 1 वाली की वैल्यू आ गई। तो डी अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो डी की वैल्यू आ गई 3। राइट आंसर। कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नवंबर 2020 करंट क्वेश्चन है। एस अरविंद बोबड़े कौन है? एस अरविंद बोबड़े। अच्छा, अभी पे कौन है मुख्य न्यायाधीश, कौन है प्रेजेंट टाइम में, बताया कोई? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी को 60 लिखा जाता है, डी कितने आता है, 4 पे आता है, ओ आता है 15 पे। अच्छा, समझ में आ रहा है, 15 4 जा 60 हो गया। ऐसे ही एस 19 पे आता है, 15 पे आता है, तो ये हो गया 285। हाँ, समझ में आ रहा है कि 5 9 जा 45, 5 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है, डी 4 पे होता है। 5 चौक 20 और 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। राइट आंसर। सेकंड वो फेल था ये तो। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है। ये है रजनी, ये है मोहन। अब मान लो मोहन 100 काम कर रहा है, तो रजनी कितना काम कर रही है अभी? अच्छा अच्छा, अभी आगे भी दे रखा है क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है। तो रिजवान की तुलना, पहले रिजवान से स्टार्ट करते हैं। रिजवान कर रहा है मान लो 100, तो मोहन कर रहा है रिजवान की तुलना में 20% अधिक, तो ये कर रहा है 120। अब जब मोहन कर रहा है 120, तो रजनी क्या करती है, मोहन की तुलना में 25% कम करती है। अब मोहन 120 कर रहा है, रजनी 25% कम कर रही है, मतलब 75/100। समझ रहे हो ना? तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, और ये 15 15 छक्का 90। तो रजमोहन रजनी कर पा रही है ओनली टोटली कितना, 90। ठीक है, आपको दिख रहा है कि 0 0 0 तीनों मारा, तो जीरो में कर दूंगा, इसमें से गायब। ठीक है, जीरो इसमें से भी गायब, इसमें से भी गायब, इसमें से भी गायब। अब इनका ले लेता हूँ मैं एलसीएम। एलसीएम का लेना एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी में कितना हो जाए, जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी उतना ही उनका ये होगा। तो जोड़ लो इनको, 12 9 21, 21 और 10 31, 31 टोटल एफिशिएंसी है। टोटल पैसा कितना, एफिशिएंसी बराबर होता है, पहले समझा चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3, नहीं 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। उसने पूछा किसका लाभ पूछा है, मोहन का हिस्सा पूछा है। तो मोहन का कितना है, 12, तो 12 3 36, 360 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कितना सिंपल था ना, एलसीएम की जरूरत पड़ी ना कुछ भी, एफिशिएंसी दे रखी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, पैसे दे रखे थे। और जो एफिशिएंसी होती है भाई उनका, भाई जो जितना काम करो उतना ही पैसा तो कमाएगा। काम कितना का, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी। यदि जैसे मान लो आपकी एफिशिएंसी 2 रोटी खाने की है, एक रोटी 10 रुपए की है, तो आप 20 की खा लोगे। आपकी एफिशिएंसी 5 रोटी खाने की, एक रोटी 10 रुपए की है, तो 50 की खाओगे ना। वही काम का हिस्सा है, जितना तो कितना खत्म करवा रहे हो। यदि एक्स का मतलब है प्लस, फिर दे रखा है कि 40, नहीं गुणा का अर्थ है प्लस। अच्छा, ये प्लस हो गया, और डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड प्लस का माइनस है, डिवाइड का माइनस। डिवाइड का हो रहा है माइनस, और माइनस का हो रहा है डिवाइड, और प्लस का हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा, 14। अब 20 में से 14 जाएंगे तो ये तो होगा, 20 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। और 40 + 6 46। ये भाई 10 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था बस। तो एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, विराट क्या कह रहा है, लड़के का परिचय देते हुए कह रहा है क्या, उसकी माँ मतलब लड़के की माँ मेरी सास की, इसकी सास कब होगी, जब ये इसकी वाइफ होगी। तो जिसकी सास होगी, वाइफ की माँ सास हो गई, ठीक है। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, ठीक है, इकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है? तो भाई अब ये किसकी माँ हो गई, अब ये फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीज एक साथ ही रखी है। विराट कह रहा है लड़के से, क्या कह रहा है, उसकी माँ मेरी सास, मतलब इसकी माँ की जो माँ होगी, ये किसकी, विराट की सास तभी तो होगी, क्योंकि इसने कहा ना, देखो, उसकी माँ मतलब इस लड़के की माँ मेरी सास, इसकी सास कब होगी, जब इसकी वाइफ की माँ होगी। इकलौती बेटी है, बेटी कब होगी, जब उसकी माँ होगी। तो क्या हो लड़का इसका, ये इसका बाप हो गया, ये इसका पुत्र हो गया, ये पुत्र है, ये पिताजी हो गए। पूछा लड़के का विराट से क्या संबंध, लड़के का पूछा है तो ये पुत्र हो गया। विराट से पूछते पहले विराट का नाम लेते, मतलब विराट से लड़के का संबंध है, पहले विराट का नाम आता तो पुत्र वाला बेट पुता वाला आता। अब पहले नाम आया लड़के का, तो लड़का तो पुत्र ही है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना ऐसे। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? आपको पता है कि पहला वाला तो होता है प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति। सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा प्रेसिडेंट। कहते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक या पहला आदमी ये कौन होता है, हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। दूसरे की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक, संवैधानिक पद की बात की है, पावर के हिसाब से बात नहीं की, ऐसा पता है प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन उसमें कि संवैधानिक पद के हिसाब से बात करें तो कौन सा होगा, तो ये हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31।
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, मतलब टोटल थे 100। एक जीत गया, एक हार गया, तो हारने वाले को क्या मिला, कुल मतों का 48 मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, मतलब इनका डिफरेंस अगर नंबर्स में करेंगे तो 6000 हो गए, अधिक मिले। यदि उनमें से 3% मतों से अंदर से जीत गया, अच्छा तो 3% की वैल्यू साथ साथ दे रखी है, अंतर कितना है, इधर 6000 है, इधर अंतर कितना है, 3% है। ये किसकी वैल्यू है, इसके इक्वल है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अमान्य मत कितने होंगे, ये तो कहीं भी नहीं रखा अमान्य मत, जिक्र ही नहीं किया कहीं। अकॉर्डिंग टू आंसर करना पड़ेगा ये तो। नाट्य शास्त्र जो कि नाट्य कला में एक विषय के में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। क्या लिखा था, ये नाट्य शास्त्र, काफी फेमस है ये नाट्य शास्त्र। ठीक है। नाट्य शास्त्र की बात करूँ, कभी मतलब ऐसा माना जाता है कि पौराणिक ब्राह्मण ऋषि और पुजारी भरत 200 से 200 ईसा पूर्व, मतलब ये होता है कि 200 से अगर 500 के बीच में बात करेंगे तो वो आएगा नाट्य शास्त्र। कब आएगा, 200 से 500 ईसा पूर्व के आसपास की बात करेगा नाट्य शास्त्र। ठीक है। भरत मुनि का, भरत मुनि क्या है, प्राचीन भारतीय नाटककार है, संगीतवाद थे, नाट्य शास्त्र थे। और भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र क्या है, और नंदिकेश्वर अभिनय दर्पण को भरतनाट्यम का मूल स्रोत माना जाता है। मूल स्रोत की बात करेंगे नाट्य शास्त्र के, अगर मूल स्रोत पूछने लगे आपसे किसी क्वेश्चन में आ जाए मूल स्रोत, तो क्या हो जाएगा, नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर और अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्र की औसत आयु कितनी है, 15.5 है, 20 की कितनी है, 15.5। ये हमारा टोटल हमारे नंबर है, छात्र है, स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ये हमारा एवरेज है। तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइज 15.5, कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखो, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10, अरे 11, 2 दूनी 2 और 1 3, है ना, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 20 पंजे 100। ठीक है, तो 300 और 10 310। अब ये कह रहा है कि कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 है, इसमें मैंने 47 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये, 3 4 58, 57, मेरे को क्या होगा, 357, 357, ओहो, 357। ठीक है। 5 वर्ष के बाद, अब 5 वर्ष तक 20 छात्रों से आयु कितनी बढ़ जाएगी, 20 × 5, 100, तो ये एक बढ़ जाएगी। ठीक है। और 5 वर्ष में इसकी भी तो बढ़ेगी, किसकी, इसकी, तो कितनी बढ़ेगी, 105। ठीक, 5 तो बढ़ गई इसकी अध्यापक की, और 100 बढ़ गई सबकी मिला के, तो कितनी होगी, 7 5 12 6 4 4 6 2। ठीक है। तो कह रहा है कि कक्षा अध्यापक की आयु कितनी होगी, के बाद छात्र और कक्षा अध्यापक पहले कितने थे, 20, अब उसमें अध्यापक और ऐड करके अब कितने हो गए, 21, है ना, पहले थे 20 प्लस एक टीचर, कितने हो जाएंगे, 21। तो नंबर ऑफ टोटल सम कितना हो जाएगा, 462, और नंबर ऑफ द टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 21, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर इन टोटल कितने हुए आदमी, इससे काट देंगे, 21 दूनी 42, और 21 करना 21 दूनी 42, 22 बार चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग की बात करें, किसकी, असंक्रामक रोग का कौन सा उदाहरण है, तो यह है टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड नहीं, इन्फ्लुएंजा नहीं, निमोनिया नहीं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, असंक्रामक रोग होते हैं, ये सब के सब क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है, जैसे निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। उसने असंक्रामक रोग की बात करी है, तो क्या हो जाएगा ये, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, रिवर डॉल्फिन पाई जाती है घाघरा में। अब आपको देखना चाहिए कि यार डॉल्फिन की बात करें, रिवर डॉल्फिन, या तो वो यूपी में कहीं गंगा वंगा से रिलेटेड हो सकता है। गंगा कहाँ बहती है, यूपी में। लेकिन लूनी नदी कहाँ बहती है, आपको पता होना चाहिए, लूनी नदी बहती है अजमेर पुष्कर घाटी, अजमेर पुष्कर घाटी, अरावली पर्वत के निकट, अजमेर पुष्कर घाटी, अरावली पर्वतमाला की नागा पहाड़ी से होता है इसका उद्गम भी, अरावली पर्वत की नागा पहाड़ी।
नागा पहाड़ी। ठीक है। कृष्णा नदी की बात करें तो दक्षिण में तो प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरूरी थोड़ी है सेम क्वेश्चन में लगा हो सकता है इनसे क्वेश्चन मिल जाए। सेकंड वाली है ना ये। और गोदावरी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के त्रियंबकम पठार से निकलती है, नासिक से निकलती है, ठीक है। पर पठार के बाद त्रियंबकम पठारी से निकलती है, पठार पर्वत। और कहाँ से? नासिक, महाराष्ट्र का नासिक, त्रियंबकम पठार, नासिक, त्रियंबकम, त्रियंबकम। ठीक। बात करते हैं घाघरा। घाघरा यूपी में आता है, तो जो तुम्हें पता है। और ये पता होगा कि ये गंगा की सहायक नदी होती है घाघरा। ठीक। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी होती है। यह मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, तिब्बती पठार से निकलती है। कहाँ? मानसरोवर झील, तिब्बती पठार, ये भी लिख लो। मानसरोवर झील, तिब्बती पठार। कहाँ? मतलब चाइना। ठीक है। इसी से कर सकते थे आप, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण का ये, अच्छा है, इसकी वैल्यू बतानी है, इनके मूल दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करो, जो मूल दे रखा है ना 5, इसको मान लो ये x की वैल्यू है। ठीक, इसमें पुट कर दो, p की वैल्यू निकल जाएगी किसमें? समीकरण में 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0। यही करने का तरीका होता है। x की वैल्यू -5, तो यहाँ -5 रखूँ, -5 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाए? प्लस के 25। 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस p मल्टीप्लाई मतलब -5, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट का मीन्स, -15 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0। देखो 15 और 50 कितने हो जाएंगे? तो माइनस के 5p इज इक्वल टू 35। ये कितना हो जाएगा? माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस के प्लस के 50 इधर जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। ये इससे हो गया प्लस, ये हो गया से 7 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ गई +7। अब बोले +7 ये भी है, +7 ये भी है, दो तो आंसर है नहीं। ठीक। अब क्या करते हैं, उसने पूछा इस समीकरण का मान। अगर पूछता दूसरा मूल क्या होगा तो हम फिर इसमें p की वैल्यू पुट कर देते, x की वैल्यू निकाल लेते। अब उसने पूछा कि एक वैल्यू दे रखी, दूसरी वैल्यू जो निकल कर x की वैल्यू आती, पता है आपको द्विघात समीकरण में। एक तो वैल्यू ये आती, दूसरी जो आती वो आंसर था, लेकिन तो पूछा इसका मान। तो ये कैसे होगा? 7 मल्टीप्लाई ये x क्या होता है? अब x का नहीं पता, मतलब x का तो पता है ना, ये -5 ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक। -5 इज इक्वल टू 0, तो 25 के -5 इज इक्वल टू 0 को इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड में, साथ में किसी से 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25 के इज इक्वल टू 5, माइनस के 5 इधर जाएगा, प्लस के 5 के इज इक्वल टू 5/25। कितना हो गया? 1/5 मतलब 0.2, किसके? प्लस के। तो 7.2 प्लस के, ना कि माइनस के। राइट आंसर +0.2। मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंस को सेवा मुक्त कर दिया गया है? कभी है? मई 2019 के बाद। मिसाइल की बात करें तो उसे बोलते हैं INS रंजीत। किसको बोलते हैं? INS रंजीत। ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ आपको, जो भी काम की चीज है वो आप देख लेना। भारतीय मतलब ये क्या, 15 सितंबर 1983 को कैप्टन विष्णु भागवत की कमान में कमीशन किया गया था। कब किया गया था ये? 15 सितंबर 1893। कैप्टन का नाम क्या था? कैप्टन का नाम था हमारे विष्णु, कैप्टन विष्णु भागवत की कमान में। विष्णु भागवत पूरा नाम है इनका, विष्णु भागवत। ठीक है। 2019 तक चला है, 2019 के बाद इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन में जो निकोलवे शहर में 61वीं कम्युनार्ड्स शिपयार्ड में सीरियल नंबर यार्ड 2203 के साथ बनाया गया था। किसको? 2203 के साथ बनाया था। किसका था ये? ये था हमारा यूक्रेन का, यूक्रेन के साथ। ठीक है। उसमें मतलब 5 ये काशीन श्रेणी विध्वंस विमानोधी था ये, और ये तीसरे नंबर का था। मिसाइल जो थी ये विध्वंस में नामों में तीसरे नंबर की थी। ये चीज ध्यान रखने की, कब स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो कहाँ है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। किसके लिए? भगवान शिव के लिए समर्पित है। अब इसमें एक चीज और समझाने वाली है हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर की। विजयनगर, तो इसमें मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य राजधानी के शहर के अवशेष मिलते हैं। तो पूछे किससे मिला जुड़ा हुआ है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर? तो विजयनगर साम्राज्य से। सॉरी, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे? विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है ये
पूछ लेता है किसने बनाया था, किस साम्राज्य जुड़ा हुआ है, इसकी स्थापना कब की थी, किसने की थी। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, जैसे नरेंद्र सिंह देवन प्रथम का क्वेश्चन पूछ लेता है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इनको, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में। यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर। ठीक है। और मतलब इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था लंकनार डंडेस की सहायता से किया गया था, जो राजा देव राय द्वितीय के अधीन सेनापति थे। इसमें बनाने में हेल्प किसने की थी, अगर उसकी बात पूछ ले भाई, देखो आजकल मंदिर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से कुछ ही पूछ रहा है। तो राजा देव राय द्वितीय, राजा देव राय सेकंड के सेनापति, क्या नाम था उनका, सेनापति का नाम तुम्हारा लंकना डंडेस, लंकना डंडेस। ठीक है। बैंगलोर से जो हम्पी की दूरी जो है लगभग 350 किलोमीटर है, मतलब जहां मैं रहता हूँ बैंगलोर में, उसी के 350 किलोमीटर दूर पड़ता है हम्पी। इसमें 12 खम्भों वाला एक पंचायत हॉल जैसे रूपांतरित है, मतलब इसकी विशेषता है वो। ठीक, विशेषता तो इतना पूछेगा नहीं, जो चीज मोस्टली मैंने आपको बता दी। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा 1907 में कहाँ फैलाया गया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया गया था। कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ड में, स्टुटगार्ड में फहराया गया था। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है, मीठे जल की झील कौन सी है, ये हमारी बैकाल झील है। अब देखो ये कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की झील है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कैसे पीऊं, पिया ही नहीं जा रहा, तो खारे पानी की झील है। और देखो सुपीरियर भी मीठे पानी की, लेकिन उसने बोला कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की तो है बैकाल झील, सबसे बड़ी बैकाल। ठीक है। सुपीरियर झील जो है हमारी, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ? संयुक्त राज्य कनाडा की सीमा पर स्थित है। मात्रा के संदर्भ में बात की है तो हमारी होगी बैकाल झील, वैसा में लगाएंगे सुपीरियर झील। ठीक है। अब बैकाल झील क्या है, रूस में एक भ्रंश झील है। कहाँ की है? रूस की है। रूस की एक भ्रंश झील है बैकाल झील, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी जल की झील होगी तो सुपीरियर झील है, और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसमें दुनिया का लगभग 20% बिना जमा हुआ सतह मीठी पानी है, मीठा पानी है, तो क्या है? बैकाल झील है, रूस की ये झील है। और क्षेत्रफल के हिसाब से यह है विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूंगा तो ये है, क्षेत्रफल से नंबर 1 पे तो है ये, और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे है ये। लेकिन मात्रा की बात करूंगा तो इसमें 20% है बैकाल झील में। तो मात्रा के हिसाब से पूछा, बस ये मात्रा के हिसाब से पूछा, तो बैकाल झील वैसे आएगी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पड़ती है आपको पता है? संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, है ना, अमेरिका प्लस कनाडा, दोनों की सीमा पर पड़ती है। ठीक। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, कैसे पीऊं, पियाई नहीं जा रही है, मैंने आपको बता दिया। ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित होती है, यूरोप और एशिया, तब कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य के पास तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? क्या है? सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता। ये हमारा महाराष्ट्र के पास। किसके पास? महाराष्ट्र के पास। पावर प्लांट में तो बहुत क्वेश्चन आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कैगा है, कैगा कहाँ पड़ता है? कैगा पड़ता है हमारा कर्नाटक में। उसके बाद पड़ता है काकरापारा, जिसे हम ककरपारा या काकरापारा लिख देते हैं, काकरापारा। ये कहाँ पड़ता है हमारा? गुजरात में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुंडनकुलम, जो उस टाइम बन रहा था, अभी बनकर पूरा हो चुका है, कुंडनकुलम। ये कहाँ पड़ता है हमारा? तमिलनाडु में, TML तमिलनाडु। अब है मद्रास कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में, चेन्नई मद्रास है ना, मद्रास कलपक्कम। ये क्वेश्चन आए हैं इन सबसे तमिलनाडु में। तो जितने भी देखो आपको पता है, हर कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहा है देखने को, तो पता होना चाहिए सारे फैक्ट का। नरोडा कहाँ पड़ता है? यूपी में। आपको पता ही होगा। राजस्थान में कौन सा पड़ता है? राजस्थान, राजस्थान के नाम से राजस्थान के नाम पे रख दिया। तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रचालक तो वही होते हैं इनके, पूछ ले प्रचालक कौन होते हैं, तो MPCIL, ये क्या है इनके?
थोड़े चालाक हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जिन सबसे क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है, क्या का कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कुंडनकुलम तमिलनाडु, मद्रास कलपक्कम, नरोरा यूपी, राजस्थान राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा क्षमता की बात जो की है, वैसे कुंडनकुलम तारा उसकी है, कुंडनकुलम वाले की जो है तमिलनाडु में, लेकिन ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं था तो इसलिए महाराष्ट्र तारापुर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र तारापुर की है 1400, 1400। राजस्थान वाले की है 1180, यूपी वाले की है मात्र 440। और ये कितने मेगावाट बिजली बना देता है, ये भी मद्रास वाला बना देता है 440। और तमिलनाडु कुंडनकुलम बना देता है हमारा 2000, वही सबसे बाद में बना है ना ये। ठीक है। और ये बनाता है ककरापारा भी 1140। यहाँ तो क्वेश्चन पूछ लेता है बिजली से भी। और 880 पूछ लिया क्रम से लगाओ, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन सा। अगर यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन होता तो सही आंसर वही होता, लेकिन तमिलनाडु नहीं है, सबसे ज्यादा फिर तमिलनाडु घटा दिया जाए ऑप्शन में से। अगर मैं देखो, कहाँ गया वो मेरा, ये रहा। अगर मैं तमिलनाडु ये वाला हटा दूं, कुंडनकुलम वाला, कुंडनकुलम वाला अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, कुंडनकुलम तमिलनाडु ये वाला, सबसे ज्यादा वाला कौन सा बचा हमारे पास, देखो ये बचा 1400, तारापुर महाराष्ट्र, इसलिए ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप पता होना चाहिए आपको। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी आलोचना कब हुई थी, तो ये 8 अगस्त 1985 को आलोचना के बाद फिर इसमें शुरुआत कर दी गई थी। प्रयुक्त ईंधन में पुनः प्रसंस्करण पहली बार 1964 में ट्राम्बे में किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, ये पूछ लेता तो कुछ क्वेश्चन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से आया था, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन बन गए, इस पर ध्यान रखने वाली बात है। 2020 से 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम उदय कोटक किया गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन। 20 और 14 मीटर ऊंचाई के दो खंभों के शीट्स, मतलब ये है, एक ये है, ये ये कितना हो गया, मैंने ऐसे 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 दो खंभों के बीच, तो ये 20 मीटर ऊंचाई टोटल है इसकी 20। तो दूसरे वाले की है 14, मैंने मान ली इसकी 14, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी इसकी 14, ये ऊपर से कितनी होगी 6। ठीक है। एक तार द्वारा जोड़ा गया जो 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है, किससे 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तार की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। पूछा क्या है मुझसे, ये पूछा है कारण। ठीक है। आपको पता है कि लाल बटे कक्का लगा लो, ऐसे करके ध्यान होना चाहिए, वरना ये चीजें उंगली पे याद होनी चाहिए। और पता लंब मेरे पास है, कर्ण मुझे निकालना है, तो मैं टेन लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा। पता है पहले वाला जो वेरिएंट आता है साइन का आता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1/2, 1/√, 3/2, 1/2। और एल कितना होता है हमारे पास, एल दे रखा है 6, के निकालना है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 12 ही राइट आंसर, कुछ नहीं करना, इतना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन आ गया। ठीक है। 3/4 डिवाइड बाई मतलब मल्टीप्लाई 12/5, जो पता है डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसको रिवर्स कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। ठीक है। माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 3/5, पहले पता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई फिर से वही सेम चीज, 3 1 जा 3, 2 में से बन गया तो 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 9/5 में करेंगे तो 9/5 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा, ठीक है, तो 9/5 माइनस 3/5, मतलब 6/5, राइट आंसर 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। तो सर्वाधिक भंडार कोयला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा झारखंड में। तो मैंने कैसे याद रखा था, मान लो कहीं बहुत सारी झाड़ी खड़ी है, उनमें एकदम से आग लग जाती है, जल्दी कोयला बनाना हो तो झाड़ी में आग लगा दो, उससे कोयला बन जाएगा, उसको यूज कर लो। बस सिर्फ ट्रिक है याद कराने के लिए, मैंने खुद भी याद रखा है। भारतीय संविधान सबसे अच्छा कोयला क्या होता है, कैसा होता है, तो बिटुमिन्स की बात कर लेते हैं। जैसे ऐसा होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट होता है, क्या होता है, तो मतलब जैसे ABCD हम ध्यान रखते हैं ना, उसी हिसाब से ये होता है कोयले की बात करते हैं तो। ठीक, तो जैसे ABCD, तो पहले से एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, ए से एंथ्रासाइट सबसे ऊंचा होता है। ठीक है। तो झारिया का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज है। तो झरिया क्या है, सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है, और उसके बाद आता है हमारा रानीगंज। ठीक है। कि कोयले से क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें इंपोर्टेंट जो भी है। जैसे कोयले से जो जुड़ी हुई जो अन्य नदी है, घाटी है, उसकी बात कर लेते हैं, नदी या घाटियों की।
तो नदी या घाटियां की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि नदी की बात करेंगे तो गोदावरी। गोदावरी। और है हमारी सोन नदी, महानदी। गोदावरी है, महानदी है, और कौन है, सोन नदी है। ठीक है। और मतलब भारत में जो 80% जो कोयले का भंडार है बिटुमिन इस प्रकार का है, जो मतलब बी सेकंड क्वालिटी का होता है। ए क्वालिटी का सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिन जो है 80%, मतलब सेकंड क्वालिटी का जो माल है। ठीक है। और सबसे ये खराब मत समझ, सेकंड क्वालिटी मतलब कि दूसरे नंबर वाला है बिटुमिन। ठीक है। तेज दीप्त कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाए जाते हैं। बाकी कुछ ध्यान रखने वाली चीज है नहीं, जो चीज मेन थी मैंने बता दी। और खनन केंद्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली है। बस एक चीज और ध्यान रखने वाली, खनन केंद्र की बात करेंगे, सबसे बड़ा खनन केंद्र क्या है कोयले का, तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली है। सिंगरौली। भंडारण की बात करेंगे तो देखो झारखंड आ गया। खनन केंद्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार या अवसर की समानता देता है? अवसर की समानता कौन सा देता है, तो आपको पता है 16 अवसर की समानता है, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है। ठीक है। और इसमें इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यही है बताने वाले, तो 15 में क्या है, तो धर्म मूल वंश जाति बता देता हूँ, चलो दे रखा है तो ये धर्म, मूल वंश, जाति, मतलब भेदभाव न हो इनके आधार पर, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग है, जन्म स्थान है, भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है। अब 13 में क्या है कि कानून जो असंगत या मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, कानून असंगत होता है ये। ठीक है। ये ऐसे कह सकते हैं आप, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मौलिक अधिकार की बात करेगा तो 13 की बात करेगा। ठीक है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात करेगा तो 13 की बात करेगा। अनुच्छेद 14 जो है, कानून के समक्ष समानता समता, कानून के समक्ष समानता या समता की बात करेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब आपको जो भी है 17 में बता दिया, अस्पृश्यताकांक लिख देता हूँ, अस्पृश्यताकांक। 18 की बात करूंगा तो उपाधियों का अंत। आप मुझे बता दें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं देता रहूंगा, नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा। वीडियो लंबी हो जाती है और आपको इंटरेस्ट भी ना हो तो क्या फायदा। अम्ल और क्षारों के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानताएं हैं? तो अम्ल और क्षारों के बीच में निम्नलिखित में समानताएं होती हैं कि दोनों का पीएच मान 7 से कम होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो ये तो गलत हो गया, दोनों कड़वे होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, बिल्कुल सही बात है। जो जल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है उष्माक्षेपी। 6 व्यक्ति हैं, सीमा, वैभव, अजय, मनीषा। क्या क्या है, सीमा, वैभव, अजय, मनीषा, तुलिका और अनन्या का जन्म कहाँ कहाँ हुआ है, देखो इनका जन्म मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ हुआ है। असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान। ठीक है। नाम क्या क्या है इनके, नाम पहली वाली का सीमा तो मैंने एस ले लिया, दूसरे वाला वैभव मैंने बी ले लिया, फिर अजय ए ले लिया, मनीषा एम ले लिया, तुलिका टी ले लिया, अनन्या दो बार है तो अनन्या को मैंने ऐसे लिख दिया, ANNYA, अनन्या हो गई। ठीक है। अब असने क्या बोल रहा है, अब वो बोल रही है क्या, 6 जगह पे हुआ, कहाँ कहाँ मुझे नहीं पता, मैंने दे दिया इसी जगह पे हुआ, लेकिन आवश्यक रूप से क्रम में नहीं है। वे सभी 6 अलग खेल खेलते हैं, जिनका नाम क्या है, खेलों का नाम भी दे रखा है। अच्छा, क्या क्या है, शतरंज है, फुटबॉल है, हॉकी है, लूडो है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। सही खेल है। ठीक है। लेकिन आवश्यक रूप से इस क्रम में नहीं खेलते। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ है। तो अनन्या का जन्म कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो गुजरात का काम तो खत्म, वहां पे क्या हो जाएगी, अनन्या गुजरात में आ गई। ठीक है। ये भी काम करने जो गुजरात में हुआ था। और वह क्रिकेट खेलती है, लोग खेल का नाम भी दे दिया उसके, क्रिकेट। ये क्रिकेट हो गया, क्रिकेट का काम भी खत्म, कहाँ है क्रिकेट, ये रहा। आगे देखते हैं। क्रिकेट खेलती है। अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता। अजय शतरंज या लूडो, शतरंज या लूडो अजय के सामने कभी नहीं आ सकती। ठीक है, बात समझ में आ गई। शतरंज या लूडो नहीं खेलता। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा है वह फुटबॉल खेलता है। तो जो बिहारी बाबू हैं वे प्लस फुटबॉल अभी आएंगे इनके साथ में, बिहारी बाबू के साथ फुटबॉल जरूर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कौन कौन से खेल खत्म हो गए, फुटबॉल भी खत्म हो गई, बिहारी बाबू ले जाएंगे।
ठीक है। सीमा हॉकी खेलती है, तो भाई जिनका मुझे रेफरेंस पता होगा उनके सामने लिख दूंगा, सीमा खेल रही है हॉकी। ठीक है। और उसका जन्म असम या एमपी में नहीं हुआ। भाई ना तो ये एमपी में जन्मी है, ना ये असम में जन्मी है। ठीक है। मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ, वह बैडमिंटन खेलती है। ये मनीषा हो गई राजस्थान में, और राजस्थान में आठ जैसे लिख दिया, खेलती है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हो गया। ठीक है। बैडमिंटन ऐसे। ठीक। तो ये मनीषा और बैडमिंटन का काम भी खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, देखो शतरंज नहीं आ सकता अजय के सामने, अजय का पूछा है ना। ठीक है। हॉकी भी नहीं आ सकता, हॉकी ऑलरेडी आ चुका है। लूडो भी नहीं आ सकता, उसने मना कर दी। बैडमिंटन कौन खेलती है, मनीषा, तो ये भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या इसके सामने, फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल ही तो बची, क्योंकि फुटबॉल कौन खेल रहे हैं, बिहारी बाबू। तो अजय सिंह क्या खेलेंगे, सीधी सीधी बात है, अजय सिंह खेलेंगे फुटबॉल। कोई शतरंज कौन खेल रहा है, देखो आप, शतरंज कौन खेल रहा है। शतरंज कोई भी खेल रहा हो, लेकिन शतरंज तो ये कौन, अजय बाबू नहीं खेल सकते। अजय बाबू लूडो भी नहीं खेल सकते, अजय बाबू बैडमिंटन नहीं खेल सकते, तो बैडमिंटन खेल रही है मनीषा। क्रिकेट खेल रही है अनन्या। लूडो ये खेल नहीं सकते, मना कर रखी है, तो एक ही खेल तो बचा फुटबॉल जो ये खेल सकते हैं। बाकी देखो, एक खेल ये हो गया, दो, तीन, और दो को इन्होंने मना कर दी। टोटल कितने खेल हैं, छह। छह में से पांच तो ये खेल नहीं सकते, जो बचा होगा वही तो खेलेंगे फिर, फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है। और फुटबॉल खेलने वाला कहाँ पैदा हुआ है, बिहार में। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से क्वेश्चन बन गया। अगर आपको कुछ करना भी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ फुटबॉल रख लो, और इनमें से या तो ये शतरंज ये खेलेगा या ये लूडो खेलेगा। इसमें या लूडो खेलेगा शतरंज खेलेगा, डेफिनेट नहीं है, जो पूछा मैंने बता दिया। कुछ और पूछता तो कुछ और भी देता। एक वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वो पता है, भुजा रूट दो होता है। किसके बराबर है, अंडर रूट 200 के बराबर है। तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि 200/2, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया, 100। ठीक। अब वो कह रहा है यदि आयत की भुजाएं 5 और 2 के अनुपात में है, मतलब लंबाई तो होगी उसकी 5x, और चौड़ाई होगी उसकी 2x। पता है आपको, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक। जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की भुजा इस अनुपात में जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। वर्ग का भी कारण इतना है, आयत की भुजाएं इतनी है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये कहना चाह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, 5x × 2x इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, मतलब इज इक्वल टू 100। तो कितना, 5×2 = 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, √10। ठीक। पूछा उसने आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 10 √10, कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 250, राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। किन्हीं भी दो संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है। दो क्रमागत सम संख्या है, वैसे मान सकते हैं कि मैंने क्रमागत सम संख्या मान ली, एक 6 है एक 8 है। गुणनफल क्या हो जाएगा इनका, 6 × 8, किससे कटेगा हमेशा, 8 से कट जाएगा। आप बोलेंगे 8 और 10 लेना, आप बोलोगे ये तो कट रहा है 8 और 10 तो 8 से। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, और आप बोले 8 से इसमें ऑलरेडी आ रहा है, आप एक काम करो, 12 सम संख्या होती है, 14 सम संख्या होती है, क्या 8 से कट रहा है, बिल्कुल। देखो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2×7 = 14। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, आप लेनी क्रमागत है, एक सम संख्या फिर उसके अगली वाली, कोई क्रमागत दे रखा दो क्रमागत। आप बोले एक काम करो, 20 और 22 लो। मैंने भाई ठीक है ले लो। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो कितना होता है, 4×2 = 8, 22, 4×5 = 20, और 2 से 11 टाइम्स। आप बोले कट तो सच में रही है। आप बोले 6 से नहीं कट सकती, देखो 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये भी नहीं कटेगा, तो 8 ही राइट आंसर है। अब बोले 16, और जो 16 से कटेगी वो तो 8 से खुद ही कट जाएगी। 6 से कट नहीं रही, तो 6 से नहीं कटेगी तो 12 से भी नहीं कटेगी। उसके लिए इसका 8 राइट आंसर, रख रख के देख लो, कर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।